गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि के साधनों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज की कक्षा में हम दो प्रमुख साधन, एक है आर्थिक साधन और अंत में युद्ध, दोनों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आर्थिक साधन। आर्थिक साधन किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों में वृद्धि के लिए किस प्रकार से एक प्रमुख कारक की भूमिका निभाता है, इसका अध्ययन आज की कक्षा में हम विस्तार से करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, आर्थिक साधन किसी भी देश की विदेश नीति, किसी भी देश की राष्ट्रीय हित अर्थात राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला साधन माना जाता है। देखो, आप पिछले यूँ समझेंगे 21वीं सदी के शुरुआत और 20वीं सदी के अंतिम दशकों से जिस प्रकार से भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण का जो प्रभाव बढ़ा है तथा इस वैश्वीकरण के विस्तार में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने जो विस्तार किया है, उसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है कि हर कोई राष्ट्र अपने आप को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। अब वो परंपरागत सैनिक राजनीतिक युद्ध अब थोड़े से मंद हो गए हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के रूप में हर एक राज्य, प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को साबित करना चाहता है। अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी जीडीपी को, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राइमरी स्टेज पर रखते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं। तो आप समझेंगे कि वर्तमान दौर में आर्थिक साधन बेहद महत्वपूर्ण है। देखो, विश्व का प्रत्येक राज्य किसी न किसी रूप से दूसरे राज्यों पर निर्भर रहता है, ये सभी को पता है, क्योंकि हर राज्य के पास सब प्रकार के प्राकृतिक संसाधन नहीं होते हैं, सब कुछ शक्तियाँ नहीं होती हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये राष्ट्र दावा नहीं कर सकते कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी भी देश से कुछ भी आयात करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। हर राज्य किसी न किसी स्तर पर, उत्पाद पर एक दूसरे राज्य पर निर्भर है। यहाँ तक कि विश्व की जो महाशक्तियाँ हैं, अमेरिका है, यह भी कई मामलों पर दूसरे देशों पर निर्भर है। आपको पिछली कक्षा में मैंने आपको नव उपनिषद का एक जो डिटेल आपने समझी थी, उसमें यही था कि जो विश्व की जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ, यूरोपीय शक्तियाँ थी, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इन सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र तो कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव मानिए या लोकतंत्र की लहर मानिए, जो भी आप मान सकते हो, सब उपयुक्त कारण है। लेकिन इन सभी उपनिवेशिक ताकतों के मन में ये रही हुई टीस थी कि इस राज्य से या उस राष्ट्र से मुझे कच्चे माल की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आपूर्ति होती है और मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तब आप देखेंगे कि एक नए सिरे से डॉलर डिप्लोमेसी या सांस्कृतिक उपनिवेशवाद जिसको कह सकते हैं, इन तरीक़ों से मल्टीनेशनल कंपनियों ने तीसरी दुनिया के देशों में वापस पुनः एक प्रकार से प्रवेश किया। अब इन्होंने ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत बड़ी स्तर की कंपनियां होती हैं, वहाँ जाकर उनका मूल मकसद वही था कि हम प्राकृतिक संसाधन, कच्चे माल की आपूर्ति कर सकें, सस्ते श्रम, सब कुछ वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। आधार किसको मानते हुए? ग्लोबलाइजेशन को अर्थात वैश्वीकरण को। तो इस प्रकार से ये अपने हितों की पूर्ति करते हैं। आप देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय निगम इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका जो टर्नओवर होता है, ईयरली वार्षिक टर्नओवर होता है, वो किसी छोटे मोटे देश की जीडीपी से भी बड़ा होता है, बहुत बड़ी जीडीपी से भी बड़ा होता है। आप सोचो कि इनके पास कितनी ताकत है। और यही नहीं,
यह किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में दखल अंदाजी का भी ताकत रखते हैं। किसी भी राजनीतिक हत्या में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यही नहीं, आप देखेंगे कि दुनिया के किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने में भी इन मल्टीनेशनल कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय निगम एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में उभरते जा रहे हैं। अर्थात ये गैर राज्य करता है, बहुराष्ट्रीय निगम एक गैर राज्य करता है, फिर भी इनकी राज्य में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ठीक है, तो ये समझ रहे हम कि आज दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र ये दावा नहीं कर सकता कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, उसे अन्य देशों पर या अन्य राज्यों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। एक देश की आर्थिक स्थिति दूसरे को प्रभावित करती है, ये स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है कि एक राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो दूसरे को प्रभावित करेगी, प्रेरित करेगी, उसको आवश्यकताएं पड़ेगी, हर एक मामले में उसको प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चिंतक पामर एंड पर्किंस कहते हैं कि राष्ट्रीय उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए जब आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है, देखो स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रीय उद्देश्य मतलब राष्ट्रहित, इनकी अभिवृद्धि के लिए जब आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है, वे दूसरे राज्यों को हानि पहुंचाने के लिए हो या न हो, वे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन है। समझ गया? ये नहीं देखा जाएगा कि उससे इन नीतियों से अगले राज्य को हानि होगी, लाभ होगा, ये नहीं देखा जाएगा। बस अपने लिए कितनी उपयुक्त है, अपने हितों की कितनी पूर्ति करते हैं, वो अपने लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साधन के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो आप देखेंगे कि आप ये थ्योरी पक्ष देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सैद्धांतिक पक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में आप देखेंगे कि हर चीज, हर घटनाक्रम इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ संपन्न होते हैं। कोई देश या राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा करना, निर्यात में वृद्धि करना, नए बाजार की प्राप्ति करना, आर्थिक साधनों व स्रोतों को सुरक्षित रखना, युद्ध की तैयारी, रोजगार में अवसरों में वृद्धि करना, आर्थिक साधनों के रूप में आयात, कम मूल्य पर निर्यात, आर्थिक सहायता का उपयोग राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि और विदेश नीति के सहायक तत्वों में किया जाता है। अब ये जो भी मैंने आपको बातें बताई है, ये सब कुछ पर निर्भर है। ये सभी बातें हैं आर्थिक साधनों से संबंधित, कि हर राज्य चाहता है कि राज्य में जो मेरे राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, उन सभी के जीवन स्तर में बहुत ही एक उच्च स्तर अर्थात उनका विकास हो, यानी गरीबी से ऊपर की तरफ बढ़ना। ठीक है, जीवन स्तर में सुधार करना हर राज्य का उद्देश्य होता है, क्योंकि कोई राज्य ये नहीं चाहता कि मैं गरीब बना लूँ, वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनने की तरफ बढ़ता है। तो राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को जीवन स्तर में वृद्धि करता है, इसका उद्देश्य रहता है। दूसरा, हर कोई राज्य चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात करूँ, क्योंकि आयात करने से आपके पास एक प्रकार का वित्तीय घाटा होगा। आप निर्यात करेंगे तो आपके पास अतिरिक्त संपदा होगी, धन होगा, जो आपके देश के विकास में आप खर्च कर सकते हो। तो निर्यात में वृद्धि करना, एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना, तथा आप जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जो भी उत्पादन करते हैं, उसको बेचने के लिए आपको विश्व के नए बाजारों की जरूरत होती है। और ये तब कब होगी, जब आप इन साधनों का प्रयोग करते हुए विश्व के सभी देशों से अच्छे संबंध स्थापित करके अपने लिए उपयुक्त बाजार की खोज करेंगे। ठीक है, तथा आर्थिक साधनों तथा उनको स्रोतों हैं उनको भी सुरक्षित रखना, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी राष्ट्र हित की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कई बार ये भी होता है कि आर्थिक साधनों की प्राप्ति के लिए युद्ध की तैयारी करता है, जैसे अमेरिका है, चाइना है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से दक्षिणी चीन सागर है, अब ये दक्षिणी चीन सागर का मूल मुद्दा क्या है, मूल मुद्दा हित क्या है चाइना का, आर्थिक, और क्या है, वो चाहता है कि दक्षिणी चीन सागर पर मेरा वर्चस्व बना रहे, क्योंकि विश्व का लगभग 40% से ज़्यादा जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो समुद्री व्यापार, वो यहीं से होता है। और वो चाहता है कि इस इलाके में मेरा नियंत्रण रहे, तो जिसके जो भी पड़ोसी हैं राज्य, मतलब समुद्री सीमा में, वियतनाम है, फिलीपींस है, वो उन पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश करता है और पूरा दक्षिणी चीन सागर पर अपना नियंत्रण चाहता है। मूल उद्देश्य क्या था उसका, आर्थिक है। ठीक है, तो इसके लिए कई बार युद्ध की धमकी देना, युद्ध की तैयारी करना, शस्त्रों को तैनात करना, ये हर एक राज्य के हित होते हैं और ये इस प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो स्वाभाविक है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो जीवन स्तर में वृद्धि होगी, तथा आर्थिक साधनों के रूप में आयात अर्थात आर्थिक उत्पादन, आर्थिक शक्ति के में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार के नवीनतम तकनीकों का आयात करना। कई बार ये भी होता है
कम मूल्य पर निर्यात किया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज के ज़माने में सब प्रतिस्पर्धा का दौर है और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हर राज्य चाहता है कि मेरा माल, मेरी वस्तु दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा बेची जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो उसकी लागत मूल्य है उसको सबसे कम स्तर पर लाया जाता है, यानी कम मूल्य पर उसका निर्यात किया जाता है। कम मूल्य पर निर्यात करने से क्या होगा कि जिस देश में हम निर्यात करें उस देश में जो वस्तु बन रही है उसकी लागत ज़्यादा होगी और हमारी लागत कम होगी, तो हमारी वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे। ज़्यादा खरीदने से फिर हम उत्पादन होगा उसको भी हम खपाने में आसानी से सफल हो जाएंगे। तो ये जैसे इस प्रकार से चाइना की बात करें, चाइना की हमेशा नीति रही है कि कम मूल्य पर निर्यात करें, अर्थात डंपिंग करना। किसी भी देश की किसी भी उत्पाद को अगर बर्बाद करना है तो कम कीमत पर उस देश में बहुत अधिक मात्रा में अर्थात उस देश के बाज़ारों में वो माल भर दो। ठीक है, लोग सस्ता देकर उसको खरीदेंगे तो उसका माल है वो तो बेचा जाएगा, पैसा उसी को मिल जाएगा। अधिकतम मात्रा में उत्पादन करके कम लाभांश पर किसी वस्तु को बेचना एक लंबे लाभ की प्राप्ति उनको होती है। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है डंपिंग। तो ये भी एक साधन के रूप में अपनाते हैं। आर्थिक सहायता का उपयोग अब कई बार ये होता है, जो एक विश्व की उभरती शक्तियाँ हैं या विश्व की शक्तिशाली आर्थिक शक्ति हैं वो राज्य क्या करते हैं, गरीब राज्यों को आर्थिक सहायता देते हैं। अब आर्थिक सहायता हमेशा कोई दया या परोपकार के आधार पर नहीं दी जाती है, ये हमेशा कंडीशनल होती है, शर्तें होती हैं कि हम आपकी सहायता कर रहे हैं, इसके बदले में हम आपसे क्या क्या लेंगे या क्या क्या शर्त थोपी जा सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में इतना कोई दयालु नहीं है कि कोई किसी की सहायता बिना किसी शर्त के करे। तो जो भी आर्थिक सहायता दी जाती है शर्तों के अनुरूप दी जाती है, और जिस देश को सहायता दी जाती है तो वो देश हमेशा उस कर्ज के या बोझ के तले जैसी वो इच्छा के अनुरूप शर्तें रखवाना चाहते हैं वो रखते हैं और उस देश के प्राकृतिक संसाधनों, कच्चे माल का उपभोग भी करते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका अपनाया जाता है। तथा इन सभी प्रमुख साधनों का जो हमने डिस्कशन किया है, सभी साधनों को कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि के लिए इन सब का प्रयोग करता है। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि आर्थिक साधन क्या होते हैं और आर्थिक साधनों में किस किस प्रकार से ये सब काम करते हैं। अब कई बार ये भी होता है कि आर्थिक राजनीति में कुछ पुरस्कार और कुछ दंड के तरीके हैं, यानी किसी देश के साथ अच्छे संबंध हो रहे हैं तो उनके साथ किस प्रकार से हमारे मित्रवत व्यवहार करें, मजबूत प्रगाढ़ संबंध बने, अर्थात नेचुरल एलाई जिसको कहते हैं प्राकृतिक मित्र बनने की तरफ बढ़ना। ठीक है, ये भी तरीका होता है। कई बार क्या होता है कि कोई राष्ट्र पहले अच्छे संबंध थे बाद में खराब हो गए या फिर उनसे दूर होता जा रहा है तो उसको कई प्रकार दंड करने के तरीके भी होते हैं, तो उसमें भी किस किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, तो ये हमेशा काम होता है। अब देखो, ये इस तरीके का वही प्रयोग कर सकता है जो विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है या बहुत सुपर पावर है। तो वो क्या क्या तरीके करते हैं, ये देखो, अपने देश का जो भी निर्यात होता है, अपने देश का जो भी प्रोडक्शन होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में बेचना तथा दुनिया के अन्य देशों से बेचने के लिए कई प्रकार के उसके आयात निर्यात शुल्क लगाए जाते हैं, टैरिफ लगाए जाते हैं या शोंगी शुल्क भी लगाए जाते हैं। आप देखिए, आर्थिक राजनीति में सबसे पहले जो एक दंड के तरीके होता है वो है टैरिफ लगाना। टैरिफ मतलब चुंगी शुल्क, एक प्रकार का टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जिस वस्तु पर लगाया जाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ जाती है तो इसका मतलब वो माल खरीद नहीं सकते, महंगा पड़ता है। दूसरा एक होता है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम में ये होता है कि फिक्स निर्धारित होता है कि आप इतना ही आप प्रोडक्शन करेंगे और इतना ही आप सेल कर सकेंगे अर्थात एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कोटा सिस्टम भी एक आपकी आर्थिक शक्ति पर एक प्रश्न चिन्ह यथार्थ एक प्रकार का मतलब एक सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, कई बार ये होता है बायकॉट करना, बहिष्कार भी होता है, ये भी एक प्रकार का दंडित करने का तरीका है। जैसे आप देखेंगे वर्तमान में हमारे भारत चीन के मध्य जिस प्रकार का जो तनाव पैदा हुआ है उसकी एवज में आप देखेंगे कि भारत में सब जगह, सब बाजार में, सब जगह इस तरह आप देखेंगे कि चीनी माल का सबसे ज़्यादा बहिष्कार हो रहा है, बायकॉट हो रहा है कि हम चीनी माल को नहीं खरीदेंगे। आपने देखा होगा सोशल प्लेटफॉर्म पर जितनी भी चीनी ऐप थे, लगभग 59 ऐप थे, सबका बहिष्कार किया गया कि हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो एक ये भी तरीका होता है कि किसी भी देश की अगर ज़्यादा ही कुछ उमड़ रहा है, ज़्यादा ही कुछ कर रहा है तो उस देश के आर्थिक चोट ऐसी पहुंचो कि अपने आप सीधा ठिकाने पे आ जाए। तो ये भी एक तरीका अपनाया जाता है कि उस देश की जो भी प्रोडक्शन, जो भी उत्पाद है उनका बहिष्कार करो, खरीदेंगे नहीं। तो ये भी तरीका अपनाया जाता है।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल्स, अर्थात कोई ऐसा मूल्य संघ हो या समझौता हो जिसके तहत ये निर्णय आपस में कर लिए जाते हैं। अगली है कम मूल्य पर निर्यात करना। अब आप देखो, कम मूल्य पर निर्यात करना, इसमें भी बेहतर आप उदाहरण आपके सामने पेश किया जाए तो चाइना है। चाइना क्या करता है कि किसी भी देश के, जिस देश के साथ उसका व्यापार होता है उस देश के वो जो बाजार होता है उसको बर्बाद करने का काम करता है। इस तरीके से करता है क्योंकि चाइना हर एक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है और इतनी कम लागत पर करता है और कम लागत पर बेचता है कि जिस देश में जो उत्पाद बनता है उसकी जो लागत है वो कई गुना बढ़ जाती है और चाइना की जो लागत है वो बहुत कम होती है। तो धीरे धीरे करके जिस देश में जो प्रोडक्ट बनता है उसको बिल्कुल समाप्त कर देता है और अपना माल है उस देश के बाज़ारों में भर देता है। ठीक है, तो कम मूल्य पर निर्यात करना, ताकि यूँ एक प्रकार से समझा जाए तो डंपिंग करना। ठीक है, एक ये भी होता है माल खरीदने में पहल करना। कई बार ये होता है कि जब तीसरी दुनिया के देशों में खदान हैं, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित कुछ भी हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो हमेशा उनकी नीलामी होती है, तो यहाँ बोली जो लगती हैं उनमें सबसे पहले आगे फटाफट खुद खरीद लेते हैं और फिर उसको अपनी इच्छा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी इच्छा के अनुरूप बेचने का काम करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का तरीका है। दूसरा, व्यापार और भुगतान संबंधी समझौते होते हैं। कार्य और अनुदान दोनों तरीके से ये भी एक प्रकार से तरीके अपनाए जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये सब एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दंड के तरीके हैं। अब कई बार आर्थिक युद्ध भी हो जाता है, जिसको कहा जाता है ट्रेड वॉर। और आप सभी को बहुत ही नज़दीकी उदाहरण मिलेगा कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों के मध्य एक प्रकार का ट्रेड वॉर चल रहा है पिछले 3, 4, 5 सालों से, आप सभी को पता है। अब इस ट्रेड वॉर में, अर्थात जिसको कहा जाता है हिंदी में आर्थिक युद्ध, एक प्रकार का साक्षणवादी नीतियों को बढ़ावा देते हुए एक दूसरे के व्यापार को प्रतिस्पर्धी बनाते हुए विभिन्न प्रकार के उस पर टैरिफ और ट्रेड पर कंट्रोल करके कई तरीके ऐसे अपनाए जाते हैं जिससे उस देश की आर्थिक शक्ति को नष्ट करने का काम किया जाता है। जैसे पहले आपको बताया नाकेबंदी करना, इसको हिंदी में कहते हैं परिवेष्टन। नाकेबंदी करना अर्थात उस देश के प्रोडक्ट को ब्लैकलिस्ट कर देना। ब्लैकलिस्ट कर देना मतलब वो प्रोडक्ट उस देश में नहीं बेच पाएंगे, या फिर पहले से माल खरीद लेना, या इस प्रकार का कुछ प्रलोभन दे देना, लालच दे देना। तो इन तरीके से समझ सकते हैं कि इस प्रकार का आर्थिक युद्ध में तरीके अपनाकर उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का काम किया जाता है। तो ये हमने समझा आर्थिक साधन। अब हमारे राष्ट्रीय हित के विवृत्ति में सबसे अंतिम जो टॉपिक है वो है युद्ध। देखो, हमने सब कुछ देखा, कूटनीति से शुरुआत की थी, कूटनीति, प्रचार, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, आर्थिक साधन, और अंत में जो साधन है वो है युद्ध। कि युद्ध भी स्वाभाविक है कि हितों की वृद्धि के लिए होते हैं। कोई ऐसा पागल राष्ट्र नहीं होगा जो स्वतः बिना कारण, बिना उद्देश्य के कोई युद्ध करता हो। तो युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रकार से संभव है, कभी भी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। देखो, युद्ध के बारे में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए युद्ध एक अंतिम प्रयास या अंतिम उपाय माना जाता है। युद्ध पहले कोई नहीं करता है। जब सब प्रकार की नीतियाँ, सब प्रकार के प्रयास कंप्लीट हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, तब अंतिम सहारे के रूप में युद्ध का प्रयोग किया जाता है। जब दो देशों के मध्य वार्ता, कूटनीतिक एवं शांतिपूर्ण ढंग से संभव प्रतीत नहीं होती है, तब युद्ध के मार्ग को अपनाया जाता है। जब कोई सहारा नहीं बचता है कि भाई हमने वार्ता के माध्यम से कोशिश की, डिप्लोमेसी, कूटनीतिक माध्यम से प्रयास किया, शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने की कोशिश की, फिर भी हल नहीं निकल पा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, युद्ध का ही अनुसरण करना पड़ेगा। युद्ध के लिए एक से अधिक समूह की आवश्यकता होती है। ये समूह एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अपने हितों की प्राप्ति के लिए शक्ति का एक प्रकार से व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। युद्ध का उद्देश्य अपने हितों को प्राप्त करना और दूसरे पक्ष पर अपनी इच्छा को थोपना होता है। अब देखो, युद्ध के कई प्रकार से होते हैं। एक पक्षीय होते हैं, द्विपक्षीय होते हैं, बहुपक्षीय होते हैं। आप देखेंगे इनमें कई प्रकार एक ग्रुप बनाकर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शीत युद्ध के दौर में नाटो या वार्सा पैक्ट, इसमें एक समूह बनाकर एक दूसरे पर या ये प्रकार के युद्ध का सहारा लिया जाता था। ठीक है, अब ये जो प्राय कुछ समूह होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। अपने हितों की प्राप्ति के लिए शक्ति का एक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से प्रयोग भी करते हैं। अब युद्ध को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे कुछ युद्ध न्यायपूर्ण होते हैं,
कुछ अन्यायपूर्ण युद्ध होते हैं, कुछ व्यक्तिगत होते हैं, कुछ सार्वजनिक होते हैं, कुछ पूर्ण युद्ध होते हैं, कुछ सीमित युद्ध होते हैं, कई गृह युद्ध में भी ये भी युद्ध का प्रकार है। ठीक है, छापामार युद्ध भी एक प्रकार का प्रकार है, समग्र युद्ध भी एक प्रकार का प्रकार है। तो जिस प्रकार के अपने हितों की प्राप्ति करनी है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, उसके अनुरूप इन सब का सहारा लिया जाता है और फिर इस प्रकार से अपने हितों को प्राप्ति करते हैं। तो युद्ध एक अंतिम उपाय है, इसका प्रयोग करते हैं प्राय राष्ट्र। आपने देखा होगा अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार से खाड़ी देशों में अपना जो उसका हित है, वो हित हमेशा ये तय है, दिखता है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपने कच्चे माल की पूर्ति के लिए इन देशों पर प्राय तनाव भरे माहौल में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। ईरान हुआ, इराक हुआ, कुवैत हुआ, इन सभी राष्ट्रों पर जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा हमले किए गए, उनका मकसद क्या था? केवल आर्थिक, और आर्थिक में भी उसका कच्चे माल के लिए अर्थात पेट्रोल के लिए, जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनके लिए। तो कई प्रकार से युद्ध होते हैं, इसलिए अपन को इनको कहना कि न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको हित, उसके लिए सर्वप्रमुख होते हैं, हितों के अनुरूप ही वो काम करते हैं। ठीक है, अब युद्ध के उपाय भी कुछ बताए गए हैं। युद्ध को कैसे रोका जा सकता है, युद्ध को कैसे बढ़ने से ब्रेक करवाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला है कि भाई दुनिया में निःशस्त्रीकरण पर बढ़ावा दिया जाए। दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र को इस प्रकार से प्रेरित करें कि शस्त्रों से सृष्टि का विनाश है, राज्य का विनाश है, और निःशस्त्रीकरण पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाए और नवीनतम आधुनिक जो हथियारों का निर्माण किया जा रहा है उसको सीमित किया जाए अर्थात रोका जाए। तो निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है। दूसरा, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाए। सामूहिक सुरक्षा से सभी राष्ट्रों के मध्य एक प्रकार से एक ये भय खत्म हो जाएगा, एक ये जो डर है वो खत्म हो जाएगा और सभी राज्य अपनी जो अंदरूनी शक्ति है अर्थात जो शांतिपूर्ण शक्ति में जो राष्ट्र की उन्नति के जो साधन है उसमें प्रयुक्त करेंगे। कई प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं, जैसे हमारे यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, या और भी किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनके माध्यम से भी शांति को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरह काम करते हैं। और कुछ ऐसे हमारे राजनीतिक विचारक हैं, उनका तो मत है कि एक प्रकार से विश्व सरकार की स्थापना की जाए। विश्व सरकार में विश्व के सभी राज्य उसके अंग होंगे और सबकी एक सामूहिक सरकार होगी, तो युद्ध जैसी स्थिति कभी पैदा नहीं होगी और एक अच्छे ढंग से विश्व का विकास हो सकेगा। तो इस प्रकार के कई प्रकार से युद्ध को रोका जा सकता है, युद्ध को या युद्ध के जो उपाय हैं वो बताए हैं। तो ये हमने पिछली 2-3 कक्षाओं में सब कुछ स्पष्ट किया कि राष्ट्र हित की अभिवृद्धि में किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है और कोई राष्ट्र किस प्रकार से अपने हितों के अनुरूप, अपनी नीतियों के अनुरूप, अपने उद्देश्यों के अनुरूप इन साधनों का प्रयोग प्राय करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने हितों की प्राप्ति करते हैं। तो ये हमने सभी स्पष्ट किए राष्ट्र हित की अभिवृद्धि के साधन।